नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश नौटियाल आज पुनः आप लोगों के बीच में आ रहा हूं और आज मैं आप लोगों के मध्य कुछ संसदीय शब्दावली पर चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि मुझे लास्ट वीडियो के पश्चात कुछ लोगों ने कहा था, कुछ स्टूडेंट ने बोला था कि सर हमें कुछ संसदीय जो पार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं या शब्दावली है उन्हें समझा दीजिएगा। आज मैं उन्हीं पर कुछ चर्चा करने वाला हूं, कुछ बातचीत करने वाला हूं जो आप लोग समझेगा। देखिएगा, सबसे पहला जो शब्द मुझे पूछा गया था वो था बैक बेंचर। बैक बेंचर किसको कहा गया है ये मुझे समझाने के लिए, ये संसद का बैक बेंचर है। एक हम आपका क्लास में बैक बेंचर कहते हैं, तो वही चीज यहां पर भी है। पहला वर्ड हमारा जो आ जाता है बैक बेंचर का, तो ये संसद में बैक बेंचर किसे कहते हैं वो समझाने के लिए मुझे बोला गया था। तो देखिएगा, जो ये बैक बेंचर होता है ये एक महत्वपूर्ण शब्दावली है हमारे पास और इसे हमें समझना पड़ता है। देखिएगा, बैक बेंचर किसे कहते हैं? जो हमारी संसद होती है, जो हमारी पार्लियामेंट होती है, तो पार्लियामेंट में आप ये देखेगा कि जो बैठक व्यवस्था होती है वो किस प्रकार, ये बैक बेंचर के लिए को समझने के लिए हमें बैठक व्यवस्था समझनी पड़ती है। तो संसद में जो बैठक व्यवस्था होती है वो किस प्रकार से होती है? सबसे पहले जो हमारे जैसे यहां पर जो बैठे होते हैं स्पीकर है, जो हमारे स्पीकर है वो यहां पर बैठे हुए हैं। तो स्पीकर बैठे हुए हैं, जो हमारे पार्लियामेंट संसद के स्पीकर होते हैं, जब वो यहां पर बैठे होते हैं तो आप ये देखिएगा, ये इनका अगर मैं देखूं तो इनका लेफ्ट हैंड है, यानी कि इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड, बायां हाथ, ये लेफ्ट साइड है। और ये वाली जो साइड आ जाती है ये कहलाती है इनकी राइट साइड। तो ये लेफ्ट है, ये राइट साइड है। अब आपको बैठक व्यवस्था कैसी होती है ये समझना है। जो हमारे स्पीकर का दाहिना हाथ होता है, दाहिनी तरफ, यहां पर जो सत्ता पक्ष होती है, सत्ता मतलब जो सरकार है, सत्ता पक्ष के इस लाइन इधर की तरफ बैठेंगे। सत्ता पक्ष के जो सांसद होते हैं, जो एमपीज होते हैं, इनकी बैठक व्यवस्था में इधर जो होते हैं सत्ता पक्ष के सांसद होते हैं। और जो आपका विपक्ष है, जो सॉरी लेफ्ट हैंड है, वहां जो बैठते हैं विपक्ष, विपक्ष के जो सांसद होते हैं वो आपका बैठते हैं। तो पहली चीज ये समझना है कि कौन कहां बैठता है। ये बैठक व्यवस्था फिक्स है, यानी जो आपका बैठक व्यवस्था है इसमें सत्ता पक्ष से सांसद इधर बैठेंगे और विपक्ष के सांसद जो बैठेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड, स्पीकर ये है, इनके राइट हैंड साइड ये बैठेंगे और लेफ्ट हैंड साइड ये। अब जब यहां सत्ता पक्ष के बैठते हैं और यहां विपक्ष बैठते हैं तो इसमें ऐसी लाइन बनी होती है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ऐसा कुछ। तो आप ये देखिएगा, जो पहली लाइन होती है इधर की सत्ता पक्ष की, इसमें भारत का जो पीएम है, भारत के जो पीएम है वो और कैबिनेट मिनिस्टर, यहां पर जो आपका कैबिनेट मिनिस्टर होता है, पहली लाइन में भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है और कैबिनेट मिनिस्टर और जो वरिष्ठ सांसद, यानी जो सबसे आपका बुजुर्ग वरिष्ठ सांसद आपका इस पहली लाइन पर बैठते हैं। तो तीन आपका आगे वरिष्ठ सांसद, कैबिनेट और ये आपका पीएम, दाहिनी तरफ जो बैठेंगे सत्ता पक्ष वाले हैं, ये आपका पहली लाइन पर बैठेंगे। इसके बाद आपका अकॉर्डिंग टू एज आपका पीछे चलते रहता है। यहां जो पहली लाइन होगी दाहिनी तरफ, लेफ्ट साइड, बाईं तरफ जो पहली लाइन होगी, इसमें आपका विपक्ष का नेता और उनके वरिष्ठ सांसद यहां पर बैठते हैं पहली लाइन पर। और फिर ये वरिष्ठता के हिसाब से पीछे चलता रहता है। अब होता क्या है, ठीक है साहब, ये तो बैठ गए। अब अगली लाइन आएगी वरिष्ठता के हिसाब से, तीसरी लाइन आएगी, तो जो अंतिम लाइन होती है, जो अंतिम लाइन होती है, अंतिम पंक्ति होती है, इसमें दोनों तरफ, यहां भी और यहां भी, दोनों तरफ जो बैठते हैं वो आपका पहली बार सांसद चुने गए व्यक्ति बैठते हैं, यानी जो पहली बार चुने जाने वाले सांसद, अंतिम लाइन पर पहली बार चुने जाने वाले सांसद, वो आपका यहां भी और यहां भी दोनों साइड बैठेंगे।
और जो आपका अंतिम पंक्ति में पहली बार चुने जाने वाले सांसद होते हैं उन्हीं को जो कहते हैं बैक बेंचर कहा जाता है, बैक बेंचर नाम से जाना जाता है। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। अगर किसी को कुछ चीज पूछना हो तो इसको कमेंट्स बॉक्स में कह सकता है। दूसरी जो शब्द है वो हमारे पास आती है बैक बेंचर के पश्चात, वो आती है वो त्रिशंकु। त्रिशंकु संसद कहेंगे हम कि त्रिशंकु संसद किसे कहा जाता है। तो दूसरी चीज हमारे पास त्रिशंकु संसद। इस त्रिशंकु संसद को समझने से पहले आपको एक चीज यहां पर क्लियर होना है, क्लियर समझनी है कि पूर्ण बहुमत किसको कहते हैं। ये आपका न्यू बिगिनर को थोड़ा कम समझ में रहता है कि पूर्ण बहुमत किसे कहा जाता है। तो पूर्ण बहुमत किसको कहते हैं? अगर भारत के संसद में पूर्ण बहुमत क्या है, लोकसभा में पूर्ण बहुमत, लोकसभा भारत की जो संसद की जो लोकसभा है, लोकसभा का पूर्ण बहुमत। कहीं पर भी मैं पूर्ण बहुमत लोकसभा ही नहीं कह रहा हूं, कहीं भी कह रहा हूं कि पूर्ण बहुमत किसको कहता है। जो पूर्ण बहुमत कहते हैं जितनी टोटल सीट होती है उसका 50% और प्लस एक सीट को जो कहा जाता है पूर्ण बहुमत कहा जाता है। कई बार छोटे छोटे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो टोटल सीट जो होती है तो उसका 50% प्लस एक सीट जो होता है वो पूर्ण बहुमत कहलाता है। ओके, इसके अलावा अब आप लोग देखिएगा, जब आपको समझ आ गया तो अगर मैं लोकसभा की बात करूं, क्योंकि मैं भारत की लोकसभा ही से इसको समझाऊंगा त्रिशंकु संसद को, तो जो लोकसभा है अगर वहां पर हम पूर्ण बहुमत की बात करें तो यहां पर लोकसभा में जो हमारे पास वर्तमान में सीट है वो है 543 तो चुने इलेक्टेड है और प्लस 2 है। ये आपका 2 सीट जो चुनी, ये 543 पे तो चुनाव होते हैं लेकिन 2 सीट जो चुनी जाती हैं वो राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुनते हैं, यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये 2 सीट चुनी जाती हैं। अब देखिएगा, अगर मैं लोकसभा में पूर्ण बहुमत बोलूं, लोकसभा का पूर्ण बहुमत, तो लोकसभा का पूर्ण बहुमत क्या होगा? जो चुने हुए हैं वहां पर देखेंगे हम 543 का आधा करता हूं तो ये लगभग 271 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ये 50% निकल गया और प्लस कहा है पूर्ण बहुमत के लिए 1, यानी अगर यहां पर पूर्ण बहुमत की बात करें तो 272 सीट पूर्ण बहुमत है। यानी जिस पार्टी को 200 लोकसभा में 272 सीट मिलेंगे वही आपका क्या होगा, सरकार बना पाएगा। तो 272 सीट जो बनाएगा वही आपका यहां पर सरकार बना सकता है। अब देखिएगा, अगर आपको यह समझ आ गया पूर्ण बहुमत, तो ध्यान रखिएगा लोकसभा पर ही मैं त्रिशंकु संसद समझा रहा हूं। त्रिशंकु लोकसभा हो सकता है, त्रिशंकु जैसे अगर उत्तराखंड विधानसभा की बात करूं तो यहां पर 70+1 सीट है, टोटल इतनी विधानसभा सीट है। यहां पर पूर्ण बहुमत 70+1 का मतलब है 1 जो है आपका राज्यपाल द्वारा चुना जाता है। तो टोटल सीट जो यहां पर होंगी इसका 50% 35 हो गया और प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 36। यानी कि जो आपका सरकार बनाएगा वो कौन सी पार्टी बनाएगी? जिसको 36 सीट मिलेंगी। तो त्रिशंकु लोकसभा भी हो सकता है, त्रिशंकु विधानसभा भी हो सकता है। अब वो होता क्या है देखिएगा, आपको पूर्ण बहुमत समझ आ गया। अब त्रिशंकु बहुमत क्या होता है, त्रिशंकु संसद क्या होता है देखिएगा। जैसे थोड़ी देर के लिए कि भारत में अभी लोकसभा चुनाव हुए, 3 पार्टियां हैं, आपका बीजेपी है, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया और आप पार्टी हो गया। ये 3 पार्टियां हैं। तो आप ये देखिएगा, ये जो 3 पार्टियां हैं कांग्रेस, बीजेपी और इनको चुनाव हुआ, जब चुनाव हुआ लोकसभा के, तो इसमें जैसे जो बीजेपी है, बीजेपी को आपका 200 सीट मिली, कांग्रेस को 198 मिली या किसी को भी कुछ मिली, यहां पर पार्टी को एक नल है, और आप पार्टी को जो आपका मिली वो 52 सीट मिली। इधर आपका एक और अन्य को गया, बाकी सीट जो आई वो आपका अन्य को चलेगी, यानी कि और 95 सीट इधर चलेगी। अब आप देखिएगा कि सरकार बनाने के लिए आपको चाहिए कितनी सीट लोकसभा में? 272 सीट चाहिए। तो 272 जब आपको चाहिए तो इसमें तो 272 किसी का भी नहीं आया। अब जब किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, 272 सीट नहीं मिला, तो 272 सीट नहीं मिले तो इसका मतलब ये होता है
कि इसमें से सरकार कोई भी नहीं बना पाएगा, तब जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उसका अधिकार होता है वो सबसे बड़े दल को सरकार बनाने को आमंत्रित करे। यानी जब पूर्ण बहुमत नहीं होता है तब वो सबसे बड़े दल को क्या करता है, आमंत्रित करता है। और जब वो सबसे बड़े दल को आमंत्रित करता है तो आप ये देखोगे इसके पास तो है ही नहीं भाई सरकार बनाने के लिए, तो ये क्या करता है राष्ट्रपति, तब दूसरे दल को भी आपका आमंत्रित करता है। 2 में नहीं हो रहा है, तीसरे दल को भी आमंत्रित करता है। तो जब राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए एक से अधिक दल को, यानी 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, 3 दलों को आमंत्रित करता है और उनके द्वारा सरकार बनाई जाती है, तो उसको त्रिशंकु लोकसभा या त्रिशंकु विधानसभा कहा जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि क्या आपका होता है। यानी राष्ट्रपति बुलाएगा उनको और राष्ट्रपति क्या करेगा, उनको बुलाकर राष्ट्रपति समझाएगा कि भाई आप सबसे बड़ी पार्टी, आप सरकार बनाओ। इनसे बन नहीं रही थी, राष्ट्रपति ने दूसरी पार्टी भी इनके साथ बुला दी, तीसरी भी बुला दी और इन तीनों ने मिलकर क्या करा, अपनी सीटें मिलाई, 272 का आंकड़ा क्रॉस किया और उसके बाद जो आ गया उसको जो कहा जाता है उस सरकार को त्रिशंकु संसद कहा जाता है। ओके, आई होप सभी को समझ आ गया होगा। अगला जो वर्ड है वो है कोरम, जो आप लोगों को समझना है वो है कोरम। कोरम किसको कहा जाता है, बहुत आसान सा शब्द है। कोरम हमारा एक संसदीय भाषा का शब्द है, लोकतंत्र का शब्द है। तो पहली चीज मैं कोरम की थोड़ा डेफिनेशन समझाऊंगा, उसके बाद इसको एग्जांपल देकर समझाऊंगा। कोरम क्या होता है, जैसे हमारी सभा, कोई सभा है, मतलब हमारे लोकतंत्र में कोई सभा है, सभा मतलब लोकतांत्रिक संवैधानिक, कोई समिति है, कोई समिति हो सकती है, संसद हो सकती है, जो भी आपका ये संवैधानिक टर्म्स संस्थाएं होती है उनमें आपका कोई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, पंचायत हो सकता है, ग्राम पंचायत हो सकता है, जिला पंचायत हो सकता है, कोई भी जो भी ये है आपका हमारी संवैधानिक संस्थाएं, सभा, समिति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या आपका जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम सभा, जो भी है, उसमें कोई भी कार्यवाही करने के लिए, कोई भी कार्यवाही यानी कोई भी आप बैठक, कार्यवाही का मतलब बैठक, कोई भी बैठक, उनकी कोई भी मीटिंग होनी है, उसको शुरू करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या सुनिश्चित होती है, यानी निश्चित होती है, यानी उसकी निश्चित संख्या होती है, उसी को जो कहा जाता है कोरम कहा जाता है। यानी जो भी हमारी संवैधानिक सभाएं हैं, सभा, समिति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी हमारे संविधान के अनुसार बनी हुई हैं, उसको जो कहते हैं, उनको उनकी बैठक को शुरू करने के लिए जो न्यूनतम संख्या होती है, भाई इतने सदस्य आएंगे उसके बाद बैठक होगी, उसको जो कहा जाता है कोरम कहा जाता है। और कोरम जो होता है, अगर मैं लोकसभा, राज्यसभा आदि की बात करूं तो वहां पर जो कोरम होता है वो होता है 10%। मैं थोड़ा इसमें ग्राम सभा वगैरह को हटाऊंगा। लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट आदि में जो आपका कोरम होता है वो 1/10 या 10% कोरम माना जाता है। इस कोरम को गढ़ पूर्ति भी कहते हैं, गढ़ पूर्ति भी इसी को कहा जाता है। तो ये आपका कोरम है। अब इसको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं कैसे होता है, क्या होता है। ये आपको समझ आ गया होगा कि बैठक को स्टार्ट करने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या जो होती है वो कोरम कहलाता है, और वो जो होता है 1/10 पार्ट्स होता है। थोड़ा आपका जो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत होता है, सॉरी क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत होता है, उनमें थोड़ा ये डिफरेंट होता है। देखिएगा, जैसे आप लोगों के शहर में एक इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंस्टीट्यूट है आपका, मान लिया आपका कोई इंस्टीट्यूट है, अखिल नाम का इंस्टीट्यूट है, ये आपका कोई इंस्टीट्यूट है, कोचिंग संस्थान है। इस संस्थान का एक नियम है कि भाई ये आपका बैच शुरू करेंगे, पढ़ाई शुरू करेंगे। इन्होंने इनका शर्त रखी हुई है कि बैच तो हमारा जो है 100 लड़कों का, बच्चों का बनेगा, 100 बच्चों का बनेगा, लेकिन हम बैच स्टार्ट
अगर हमारे पास 27 बच्चे भी आते हैं तो भी नहीं करेंगे। इन्होंने क्या नियम बना रखा है कि हमारे यहाँ जब तक 28 रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाते हैं, 28 बच्चे नहीं हो जाते हैं, तब तक हम बैच नहीं पढ़ाएंगे। तब तक वो 27 बच्चे भी वेट करेंगे, भाई रुको, जब तक 28 एडमिशन नहीं हुए तब तक हम होंगे तो 100, लेकिन सीट तो इनके पास 100 है, लेकिन जब तक 28 नहीं है तब तक ये क्या नहीं करेंगे, शुरू आपका पढ़ाई नहीं करेंगे। इसका मतलब इन्होंने फिक्स संख्या करी हुई है कि 28 पर ही ये आपका बैच शुरू करेंगे। अब जब ये 28 पर शुरू करेंगे तो एक अगर कम हो गया तो ये बैच शुरू नहीं कर रहा है, 27 हो गए तो बैच शुरू नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि इनकी जो कार्यवाही शुरू होती है वो कितना पर होती है, न्यूनतम संख्या 28 पर होती है। और जब ये 28 पर होती है तो इस अगर मैं संवैधानिक भाषा में कहूं तो इनका ये कोरम कहलाता है या गणपूर्ति कहलाती है। जो उन्होंने न्यूनतम संख्या निश्चित कर रखी है उसको जो कहा जाता है कोरम कहा जाता है, या आपका इस नाम से जाना जाता है। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर राज्यसभा की बात करूं तो हमारे राज्यसभा में वर्तमान में जो है आपका टोटल मेंबर मान रहा हूं 250 + 2, तो आपका 250 मेंबर्स हैं टोटल। अगर हमें राज्यसभा में बैठक शुरू करनी है तो अगर 20 आदमी आ गए तो आप शुरू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसने बोला कि यहां आपका क्या होना चाहिए, 1/10 या 10% सदस्य होने चाहिए, तो 1/10 होने चाहिए। तो 1/10 अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना निकल रहा है, 25। यानी राज्यसभा की कोई भी कार्यवाही, कोई भी बैठक तब शुरू होगी जब आपका क्या होगा, 25 सदस्य उपस्थित होंगे, अदरवाइज ये बैठक शुरू नहीं की जा सकती है। तो ये कहलाता आपका कोरम। इसके बाद जो अन्य शब्दावली है इसे मैं अगले वीडियो में आप लोगों के बीच लेकर आऊंगा। अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनको कमेंट्स बॉक्स में लिखेगा। थैंक यू।